नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQ सीरीज फॉर वीडियो वीपीडियो, जो इस सीरीज का पार्ट 12 है। इससे पहले हम लोग इस सीरीज के 11 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दी गई है उसकी प्लेलिस्ट की, जिसके माध्यम से आप पिछले सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और सभी पार्ट्स में हमने दोस्तों वीडियो वीपीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, तो पिछले पार्ट्स भी आप लोग जरूर देखेंगे। और इस सीरीज की अगर मैं बात करूं वीडियो वीपीडियो का, जो आपका एग्जाम है 4 और 5 दिसंबर को, उससे टारगेटेड ये सीरीज है। इस सीरीज के अंदर दोस्तों हम बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उत्तराखंड करंट अफेयर्स एंड जो कंप्यूटर का आपका सब्जेक्ट्स है, इन सारे सब्जेक्ट से मिला के टारगेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वीडियो वीपीडियो एग्जाम के लिए हम लोग लेके आते हैं। और ये जो सीरीज है दोस्तों आपको यूट्यूब पे हर रात 8 बजे आपको देखने के लिए मिलती है। तो रात 8 बजे ये वीडियो हर रोज यूट्यूब पे अपलोड होती है। तो सबसे पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और शेयर कर देंगे उन सभी दोस्तों के साथ जिनका भी 4 और 5 दिसंबर को वीडियो वीपीडियो का एग्जाम है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जैसे ही रात 8 बजे ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप लोग इस सीरीज को अपने एग्जाम तक रेगुलरली देखते रहे। हर रात 8 बजे आपको ये सीरीज यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगी, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज टाइप MCQ सीरीज लेके आए हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं MCQ सीरीज फॉर वीडियो वीपीडियो पार्ट 12। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। ए ऑप्शन है आपका कुषाण काल, बी ऑप्शन है आपका गुप्त काल, सी ऑप्शन है मौर्य काल और डी ऑप्शन आपका हिंद यवन काल। तो आप लोगों ने बताना है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। तो गुप्त काल जो था वो उसमें जो है सोने के सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो हैं वो जारी किए गए थे। और उन सोने के सिक्कों में आप राजा रानी की जो मूर्तियां हैं उनसे रिलेटेड सन हैं, और भी दोस्तों कई प्रकार के जो भी आपके जानवर हैं और बहुत सारी चीजें जो लोग चित्रों का यूज करते थे वो अपने टाइम पे सोने के सिक्के पे गुप्त काल के लोग करते थे। तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे वो सर्वाधिक जारी किए गए थे, जिस कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका भगवत गीता, बी ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी ऑप्शन आपका कुमार संभवम और डी ऑप्शन आपका कामसूत्र। तो आपको बताना है कि जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ इनमें से कौन सा है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है दोस्तों वो फर्स्ट भारतीय ग्रंथ था जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात क्या है दोस्तों, नाटक है, जिसका अनुवाद दोस्तों अभी तक बहुत सारी, यानी कि ऐसा कहें कि सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है, लेकिन यूरोपीय भाषा में सबसे पहला ग्रंथ जो अनुवादित किया गया था वो अभिज्ञान शाकुंतलम था, जो किसकी रचना है, महाकवि कालिदास की। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। आपने बताना है। ए ऑप्शन है 1526 में, बी ऑप्शन है 1576 में, सी ऑप्शन आपका 1605 में और डी ऑप्शन आपका 1660 में। तो आपको बताना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो इनमें से कब लड़ा गया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1576 में। तो 1576 यानी कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। और ये जो युद्ध है 1576 ईस्वी में जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप और मुगल शासक जो था अकबर, उनके बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है मुगल सेना का नेतृत्व जो है राजा मानसिंह और राजपूत सेना का जो नेतृत्व है महाराणा प्रताप द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करी थी। ए ऑप्शन आपका अकबर, बी ऑप्शन आपका शेरशाह, सी ऑप्शन आपका बाबर और डी ऑप्शन आपका औरंगजेब।
तो आपने बताना है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करी थी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 शेरशाह। तो शेरशाह के समय में दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जो था उसने पद्मावत की रचना की थी। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पद्मावत जो है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनकी ही प्रसिद्ध रचना क्या है, पद्मावत है। पद्मावत पर मूवी बन चुकी है, तो आपने वो मूवी भी जरूर देखी होगी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी और किसके समय में की थी, शेरशाह के समय में करी थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, बी ऑप्शन आपका BR अंबेडकर, सी ऑप्शन आपका जगजीवन राम और डी ऑप्शन आपका विनोबा भावे। तो आपको बताना है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। तो वर्ष 1932 में दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। और इस संघ को स्थापित करने का जो उनका मेन उद्देश्य था वो था कि जो हिंदू समाज में अस्पृश्यता है उसे मिटाने के लक्ष्य से अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। ए ऑप्शन आपका 1902, बी ऑप्शन आपका 1903, सी ऑप्शन आपका 1904 और डी ऑप्शन आपका 1905। तो आपने बताना है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1905। तो 1905 में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी ताकि जो देश के नौजवान हैं नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, इसका उद्देश्य था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी कि जो 7 सिस्टर्स हैं उनका भाग नहीं है। ए ऑप्शन आपका मेघालय, बी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन आपका त्रिपुरा। तो आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें से जो उत्तर पूर्वी जो राज्य होते हैं उनके 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनों के नाम से उनको बांटा गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है राज्य दोस्तों वो 7 सिस्टर्स के अंदर नहीं आता है। अगर मैं बात करूं 7 सिस्टर्स की तो 7 सिस्टर्स में एक असम राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा, नागालैंड ये शामिल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपने बताना है। ए ऑप्शन सांभर झील राजस्थान, बी ऑप्शन लोनार झील मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन चिल्का झील उड़ीसा और डी ऑप्शन आपका कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो युग्म है झील से रिलेटेड वो सुमेलित नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोनार झील मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो लोनार झील है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत नहीं है, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती है। महाराष्ट्र राज्य में आपको देखने के लिए मिलती है कौन सी झील, लोनार झील। सांबर झील आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगी, चिल्का झील आपको ओडिशा में और कोलेरू झील दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। और लोनार झील आपकी कहाँ होगी, वो है दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित हैं। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तराखंड और डी ऑप्शन आपका राजस्थान। तो आपने बताना है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना इनमें से कहां स्थित हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में दोस्तों तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना आपकी स्थित है। तो उत्तराखंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका जोजिला, बी ऑप्शन आपका बुर्जिल, सी ऑप्शन आपका बनिहाल और डी ऑप्शन आपका पीर पंजाल। तो आपको बताना है कि जम्मू से जो श्रीनगर का मार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है।
और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल। तो बनिहाल दर्रे से दोस्तों जम्मू से श्रीनगर का मार्ग होकर गुजरता है और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका NH1A जो है वो भी इसी दर्रे से होकर निकलता है। यह जो दर्रा है ये कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जम्मू और श्रीनगर के का जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क, बी ऑप्शन आपका किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सी ऑप्शन आपका केवलादेव घाना नेशनल पार्क और डी ऑप्शन है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है क्योंकि वहां एक प्लवनमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण वो समृद्ध विविधता को बढ़ावा देता है। और इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट मैं आपको दे दूं कि ये जो आपका नेशनल पार्क है इसे भारत का जो है एक इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये आपकी हिंट है। आई होप आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो मणिपुर राज्य के अंतर्गत है और ये दोस्तों इकलौता जो है भारत का तथा विश्व का इकलौता ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है विश्व में और ये जो है भारत में संकटग्रस्त संगई का एकमात्र निवास स्थान है। तो संगई भी यहाँ जो संकटग्रस्त प्रजाति है वो यहाँ देखने के लिए मिलती है। और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कहाँ है, जो है दोस्तों मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। ए ऑप्शन आपका धर आयोग, बी ऑप्शन आपका दास आयोग, सी ऑप्शन आपका शाह आयोग और डी ऑप्शन आपका महाजन आयोग। तो आपने बताना है कि इनमें से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर आयोग। तो धर आयोग के आधार पर या धर आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ए ऑप्शन आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, बी ऑप्शन आपका राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और डी ऑप्शन आपका मौलिक कर्तव्य। तो आपने बताना है कि इनमें से जो भारतीय संविधान का कौन सा वो लक्षण है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है या उससे प्रेरित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित हैं, यानी कि जो DPSP है वो आयरलैंड से लिया गया है। इसे इस प्रकार से भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में वो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। उत्तराखंड पुलिस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका केवल एक बार, बी ऑप्शन आपका कई बार, सी ऑप्शन आपका 2 बार और डी ऑप्शन आपका 3 बार। तो आपको बताना है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार आप भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कई बार। तो जो भारत में है दोस्तों राष्ट्रपति कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति बन सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि एक ही व्यक्ति को हम बार बार भी भारत का राष्ट्रपति बना सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके लिए कोई भी सीमा को नहीं रखा गया है, यानी कि राष्ट्रपति को बनाए जाने की कोई सीमा नहीं है। उसे वो जितनी बार चाहे उतनी बार पुनर्निर्वाचन के द्वारा उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार इनमें से किन अनुच्छेद में दिया गया है। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 349 में, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 368 में, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 390 में और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 351 में। तो आपको बताना है कि जो हमारी भारतीय संसद है उसमें संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 368, यानी कि आर्टिकल 368 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भारतीय संविधान को संविधान संशोधन का अधिकार देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ए ऑप्शन आपका महान्यायवादी, बी ऑप्शन आपका एडवोकेट जनरल, सी ऑप्शन है आपका महान्याय अभिकर्ता और डी ऑप्शन है आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है कि कानूनी विषयों पर जो राज्य सरकार होती है उन्हें कौन परामर्श देता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल दोस्तों कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को कहा जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को दोस्तों एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाता है, और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इस पद पर रहता है, और इसकी जो विवेचना है संविधान के अनुच्छेद 165 में की गई है। यानी कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल क्या करता है, परामर्श देता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था। एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने हेतु, बी ऑप्शन आपका बाढ़ नियंत्रण के लिए, सी ऑप्शन आपका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, और डी ऑप्शन आपका प्रचुर मात्रा में अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो कार्यक्रम किस पर केंद्रित था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को शुरू किया गया था। यानी कि जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड ने दोस्तों डेयरी उद्योगों से जुड़े किसानों को उनके विकास को दिशा देने में सहायता की थी, और ऑपरेशन फ्लड दोस्तों दुग्ध उत्पादन से बढ़ाने के लिए 1970 में शुरू किया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका रबी का मौसम, बी ऑप्शन आपका खरीफ का मौसम, सी ऑप्शन आपका खरीफ से पूर्व का मौसम, और डी ऑप्शन आपका मंदी का मौसम। तो आपको बताना है कि जो भारतीय कृषि है उसमें जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की जो अवधि होती है उसे क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खरीफ का मौसम। तो खरीफ का मौसम कहा जाता है जुलाई से अक्टूबर नवंबर की अवधि के बीच में भारतीय कृषि में खरीफ का मौसम जो स्टार्ट होता है वो जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका गतिरोध, बी ऑप्शन आपका स्टैगफ्लेशन, सी ऑप्शन आपका चलस्फीति, और डी ऑप्शन आपका अविस्फीति। तो आपको बताना है कि जो मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन दोस्तों मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को कहा जाता है। यानी कि स्टैगफ्लेशन जो है वो उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर जो है वो दोनों ही अपने पीक पर रहती है, यानी कि दोनों अपने उच्च पर रहती है। उस स्थिति को क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है। ए ऑप्शन है आपका आईएफसी, बी ऑप्शन है आरबीआई, सी ऑप्शन है एसबीआई, और डी ऑप्शन है आपका नाबार्ड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संस्था जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित कार्य को करती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। तो नाबार्ड दोस्तों बहुत ही प्रमुख संस्था है, और ये दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित कार्यों को करती है। नाबार्ड जो दोस्तों इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, और जो इसका मुख्यालय है दोस्तों वो मुंबई में है। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये संस्था जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान जो है वो सही नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिहू आंध्र प्रदेश,
बी ऑप्शन है भांगड़ा पंजाब, सी ऑप्शन आपका डांडिया गुजरात और डी ऑप्शन आपका नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि इसमें से जो नीचे लोक नृत्य और राज्य दिए गए हैं वो उनमें से किसका मिलान जो है दोस्तों वो सही नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहू आंध्र प्रदेश। तो बिहू आंध्र प्रदेश दोस्तों ये सही मैच नहीं है। बाकी भांगड़ा पंजाब में किया जाता है, सही बात है। डांडिया गुजरात में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश में का एक लोक नृत्य है, ये भी सही बात है। लेकिन बिहू जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में नहीं किया जाता है। बिहू नृत्य जो है वो भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि बिहू नृत्य आपके असम राज्य में किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहू जो है बिहू त्योहारों से संबंधित है जो असम में मनाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है। वर्ड यानी कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा पद नहीं है आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका डिलीट, बी ऑप्शन आपका एडिटिंग, सी ऑप्शन आपका कॉपी एंड डी ऑप्शन आपका स्लाइड शो। तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित इनमें से कौन सा पद नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड शो। तो स्लाइड शो जो वर्ड का टर्म है दोस्तों वो वर्ड में यूज नहीं होता है। स्लाइड शो टर्म जो है दोस्तों वो आपके पावर पॉइंट का एक टर्म है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका यूज नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड शो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्लाइड शो का यूज हम लोग जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें नहीं करते हैं। स्लाइड शो कहाँ यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है आपके पावर पॉइंट में, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एनीएग इनमें से क्या था। ए ऑप्शन है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, बी ऑप्शन है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सी ऑप्शन आपका एक स्मृति युक्ति और डी ऑप्शन आपका एक इंजन। तो आपको बताना है कि एनीएग जो था वो इनमें से क्या था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, स्मृति युक्ति या एक इंजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो एनईएग जो था दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एनईएग का जो फुल फॉर्म था वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है इसका नाम जो पूरा नाम था वो था, और शॉर्ट में से एनईएग कहा जाता था, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसकी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि है। ए ऑप्शन आपका प्राकृत, बी ऑप्शन आपकी पाली, सी ऑप्शन है आपकी कुटिला, डी ऑप्शन आपकी देवनागरी। तो आपने बताना है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक जो 8 अभिलेख मिले हैं उनमें उनकी लिपि क्या है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुटिला। तो कुटिला लिपि दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश की अब तक के जो 8 अभिलेख मिले हैं उनमें लिखी गई लिपि है, यानी कि वो सभी अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, कुटिला लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन अकबर के समकालीन परमार शासक था। ए ऑप्शन आपका सहजपाल, बी ऑप्शन आपका देवपाल, सी ऑप्शन आपका कनकपाल और डी ऑप्शन आपका अजयपाल। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन अकबर के समकालीन परमार शासक था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहजपाल। तो सहजपाल जो है वो अकबर के समकालीन परमार शासक था, और सहजपाल जो है वो 42वें नंबर का जो है परमार शासक था, सहजपाल। तो अकबर के समकालीन जो परमार शासक था उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है सहजपाल। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका 1900, बी ऑप्शन आपका 1901, सी ऑप्शन है 1902 और डी ऑप्शन आपका 1903। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग इनमें से कब बनाया गया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1902, यानी कि 1902 में ब्रिटिश उत्तरांचल जो था उसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में कहां राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। इस बात को आपने बताना है। ए ऑप्शन देहरादून में, बी ऑप्शन गैरसैंण में, सी ऑप्शन हरिद्वार में और डी ऑप्शन आपका रानीखेत में।
तो आपने बताना है कि जो कौशिक समिति है उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 1994 में, वो कहाँ राजधानी बनाने की उसमें सिफारिश की गई थी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैरसैंण में। तो कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट जो 1994 में दी थी उसमें गैरसैंण में राजधानी बनाने की सिफारिश उसके द्वारा करी गई थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। ए ऑप्शन आपका लास्पा दर्रा, बी ऑप्शन है शंखकंठ दर्रा, सी ऑप्शन आपका ट्रेल पास दर्रा और डी ऑप्शन आपका सुंदर ढूंगा दर्रा। तो आपने बताना है कि पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में इनमें से कौन सा दर्रा स्थित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लास्पा दर्रा। तो लास्पा दर्रा दोस्तों पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में जो दर्रा है उसे लास्पा दर्रा कहा जाता है। अगर बात करें हम शंखकंठ दर्रे की, तो शंखकंठ दर्रा जो है वो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में है। बात की जाए ट्रेल पास दर्रे की, तो ट्रेल पास दर्रा दोस्तों पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है। और सुंदर ढूंगा दर्रा जो है, सुंदर ढूंगा दर्रा जो है दोस्तों वो है आपका बागेश्वर चमोली में, यानी कि बागेश्वर और चमोली के बीच में क्या है, सुंदर ढूंगा दर्रा। और लास्पा दर्रा आपका पिथौरागढ़ और चंपावत में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि लधिया व राठिया नदी का संगम स्थल इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन आपका गढ़मुक्तेश्वर, बी ऑप्शन है कौसानी, सी ऑप्शन आपका मीठा रीठा साहिब और डी ऑप्शन आपका डाक पत्थर। तो आपने बताना है कि लधिया और जो राठिया नदी है उनका संगम स्थल इनमें से कौन सा है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका मीठा रीठा साहिब, जो है लधिया व राठिया नदी का संगम स्थल। और मीठा रीठा साहिब कहाँ है दोस्तों, किस जिले में है, ये है आपके चंपावत जिले में, यानी कि चंपावत जनपद में मीठा रीठा साहिब है, जहां पर लधिया व राठिया नदी का संगम स्थल है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि चंद राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक कौन था। ए ऑप्शन आपका भारती चंद, बी ऑप्शन आपका उद्योत चंद, सी ऑप्शन आपका जगत चंद और डी ऑप्शन आपका देवी चंद। तो आपने बताना है कि चंद राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक कौन था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्योत चंद। तो उद्योत चंद दोस्तों चंद राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि चंद राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था, तो पहला चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था दोस्तों उसका नाम था भारती चंद। और उद्योत चंद दोस्तों दूसरा ऐसा शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यूकेपीसीएस प्री 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका 33%, बी ऑप्शन है आपका 30%, सी ऑप्शन आपका 52% और डी ऑप्शन आपका 25%। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30%, यानी कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में 30% का क्षैतिज आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से किसकी संरक्षिका नागकटी रानी थी। ए ऑप्शन आपका महपति शाह, बी ऑप्शन आपका पृथ्वीपति शाह, सी ऑप्शन आपका मेदनी शाह और डी ऑप्शन आपका फतेह शाह। तो आपने बताना है कि इनमें से किसकी संरक्षिका जो है वो नागकटी रानी थी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वो थी नागकटी रानी। नागकटी रानी से जो तात्पर्य है दोस्तों वो है आपकी रानी कर्णावती से, क्योंकि रानी कर्णावती को ही क्या कहा जाता था, नागकटी रानी कहा जाता था। तो उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी किसे कहा जाता था अगर आपसे पूछा जाए तो रानी कर्णावती आप याद रखेंगे। और रानी कर्णावती ही पृथ्वीपति शाह की जो है वो संरक्षिका थी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन इनमें से कब हुआ था, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका 27 मई 2003, बी ऑप्शन आपका 27 मई 2004, सी ऑप्शन आपका 27 जून 2003 और डी ऑप्शन आपका 27 जून 2004। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन इनमें से कब हुआ था।
और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27 मई 2003 को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, यानी कि 27 मई 2003 को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। सो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें जो क्वेश्चंस जो थे वो आप लोगों को और उनका जो लेवल है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज के सेशन से कुछ भी नई चीजें सीखने के लिए मिली तो आप सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जैसे ही रात 8 बजे यह वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिनके लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।